हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको रे ऑप्टिक्स का पूरा लेक्चर दे रखा हूं, जितने भी डेरिवेशन है सबके प्रोवाइड करवा रखे हैं। तरंग प्रकाशिकी में चले हैं, उसका पहला लेक्चर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइगेन्स के सिद्धांत पर, जो कि परावर्तन की व्याख्या है, मैंने ये आपको दे रखी है। और उसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार पेपर में पूछा जा चुका है, वो है हाइगेन के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। यानी कि हमें हाइगेन्स के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक, तो देखिए इसे कैसे करते हैं। सारा पीछे वाला टर्म होगा, क्योंकि अपवर्तन के लिए दो माध्यम होने चाहिए, एक माध्यम सघन और एक माध्यम विरल। तो उसी टाइप से हम इसमें थोड़ा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। बस करना क्या है, ये हमने एक लाइन खींच ली। ठीक, इस लाइन को खींचने का उद्देश्य क्या है कि ये इसे जो है हम मानेंगे कि ये विरल माध्यम है। ये वाला जो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। इसको हमने n1, इसका अपवर्तनांक n1 दे दिया। ये वाला हमारा सघन माध्यम है और इसका अपवर्तनांक दे दिया मैंने n2। ठीक, और आपको भली बात ही पता है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। लेकिन उससे भी हमें मतलब नहीं है। इसमें कहते हैं कि जो वेग आ रही है वो v1 स्पीड से आ रही है और जो इसमें वेग आ रही है, किरण आ रही है, वो v2 स्पीड से आ रही है। ठीक है, पहले ही हमने मान लिया इतना। करना क्या है, जिस तरीके से परावर्तन में दो वेव आई थी, दो किरणें, एक से किरण दिखा रहा था हमने, किरण लेकिन वो होती नहीं है, वो वेव होते हैं। ठीक, तरंगाग्र होते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी दो तरंगाग्र आएंगे जो कि कुछ समांतर होंगे। और ये मान लिया कि एक तरंगाग्र यहाँ पर आकर टकराया, ठीक, और इसी के समांतर जो तरंगाग्र चल रहा है वो अभी हमारा कुछ यहाँ पे है। ठीक, और समांतर तरंगाग्र, समांतर ऐसे आ रहे, ऐसे, ठीक, तरंगाग्र है, ऐसे चलते हैं आगे की तरफ, ऐसे चलते रहते हैं इस टाइप से आगे की तरफ। तो ये समांतर आ रहे हैं, एक दूसरे के समांतर। ठीक, तो मैंने कहा ये दूसरे समांतर है, तो ये कितने डिग्री कोण बनाया होगा इन्होंने, यहाँ पे 90, यहाँ पर कितना होगा ना, ये भी 90 बना होगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि हमारे पास एक जो है ये सघन माध्यम का पृष्ठ है और ये विरल माध्यम है। दो तरंगाग्र, एक तरंगाग्र आ रहे हैं जो कि समांतर है, दोनों ही 90 डिग्री के कोण पर है। अब इसको कैसे करेंगे, सोचिए कि जब ये किरण यहां से यहां तक आ चुकी है, यहां तक, और ये किरण यहीं पे है, तो अब जितनी देर में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा उतनी देर में ये कुछ आगे चला जाएगा। ठीक, मान लिया कि ये वाला टर्म जो है हमारा m है और ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, m डैश है। ठीक, मैंने कहा कि ये जब यहां पर आ चुका है तो ये वाला भी यहीं पे, इसको पार्ट a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा इस टाइप से आ रहे हैं, इस तरीके से। ठीक, तो 90 डिग्री कोण पर है, इसे हमने m माना, इसे m डैश माना। जब तरंगार्ग ये वाला हिस्सा m तक पहुंच चुका है उतनी देर में तरंगार्ग b अभी यहीं तक है। ठीक, अच्छा, यानी कि जब ये तरंगाग्र यहां से यहां तक जाएगा तो ये भी तो कुछ आगे जाएगा अपवर्तन करके, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो वेग क्या है हमारा, v1 है, और जैसे ही इसके नीचे आएगा तो वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वेग v1, नीचे वेग v2। विरल में वेग ज्यादा होता है, सघन में वेग कम होता है। सघन में वेग कम होता है, सघन में धीरे धीरे चलती है और विरल में तेज चलती है। जैसे भीड़ में आप धीरे चलेंगे और खुला रोड होगा तो बहुत तेज चलेंगे, तो इसमें वेग ज्यादा होती है, इसमें वेग कम होती है। तो जितनी देर में यहां से यहां तक पहुंचती है उतनी देर में ये थोड़ा सा आगे कुछ यहां तक पहुंच पाती है। ठीक, कम पहुंच पाती है क्योंकि वेग चेंज हो गया तो दूरी बदल जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, तो मैंने कहा यहां से कि इसमें वेग v1 था, यहां से यहां तक आने में इसे t समय लगा, यहां तक आने में, और तो इसे भी यहां तक आने में कितना समय लगा होगा, t समय लगा होगा। सेम समय लगेगा। जितने समय में ये यहां से यहां तक आई है, हमने माना है कि जितने समय में ये यहां से यहां तक आई है उतने ही समय में ये यहां से यहां तक आई है। इसमें वेग क्या है, तो v1, यानी कि यहां से जो यहां तक की दूरी होगी वो v1t होगी, यहां से जो यहां तक की दूरी होगी वो v2t होगी। यहां तक हमने कह दिया। अच्छा, अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना है थोड़ा सा। जब ये किरण यहां पर पहुंची है तो चूंकि किरणें ये भी अपवर्तन करके ये भी थोड़ा सा झुककर कुछ ऐसे जाएगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती हैं तो वो अपने अक्ष की ओर झुक जाती हैं। तो इसका अक्ष भी बनाएंगे, अभी बस आपको थोड़ा सा समझना है इसमें। ठीक, अच्छा, तो मैंने कहा यहां से कि इससे जब इस पर हमने चाप काटा कुछ इस तरीके से तो इसका 90 डिग्री हमें यहां मिला, क्योंकि ये थोड़ा कम जाएगी, ये भी तो थोड़ा डाउन होगी, तो जैसे ये डाउन होगी तो इधर ही कहीं हमें 90 मिल जाएगा। ठीक,
नहीं समझ में आया। सोचिए कि अगर ये ज्यादा ऐसे चलता तो ये कोण कम होता, और जितना ही ये ऐसे पास झुकेगा उतना ही कोण बढ़ेगा, थोड़ा और झुकेगा तो थोड़ा और कोण बढ़ेगा। देखिए ये कोण बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये जो होता है ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक, ये मत समझिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं ये ठीक है। इसमें वेग कम था तो दूरी कम हुआ, और इसका 90 डिग्री हमें यही मिल गया। ठीक, तो V1T V2T की दूरी मापकर हमने एक यहाँ पर जो है ये चाप लगा ली, और ये किरण आगे भेज दिया, और ये किरण भी हमारी कहाँ चली गई, आगे चली गई। ठीक, अच्छा, तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है t समय में, तो ये भी तो t समय में यहाँ तक पहुंचा है, तो ये चूंकि वेग v2 है तो यहाँ तक ये दूरी जो है v2t होगी, और ये 90 डिग्री, तो ये 90, तो ये भी 90। अगर इस पर हम इस तरीके से कुछ रेखा खींच दें यहाँ पर, ये वाला, ठीक, तो ये जो कोण होता है वो क्या होता है, आई होता है। ये वाला कोण क्या होता है, आई होता है। अच्छा, थोड़ा सा समझना यह टर्म ये है कि जब इस पर हम कुछ अभिलंब खींचेंगे तो इस वाले को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यहाँ पर नहीं बना क्योंकि यहाँ पर काम नहीं, यहाँ पे काम है, तो ये हमने आर यहाँ बना लिया, आई यहाँ बना लिया। अच्छा, अब थोड़ा समझा कि ये आई पूरा 90 है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई। अच्छा, ये अभिलंब है 90 डिग्री, तो ये 90 और ये 90 माइनस आई। सोचिए कल हुआ था सेम प्रवर्तन में, ये टोटल 90 और ये 90 माइनस आई, तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या ये मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा, यानी कि 90 में से 90 माइनस आई घटाएंगे तो केवल क्या आएगा, आई आएगा, यानी कि ये वाला जो कोण है ये क्या है, आई है। ठीक, जैसे कल मैंने आपको प्रवर्तन में बताया था वैसे ही यही है। ठीक, ये आर है तो ये भी क्या बना होगा, आर, क्योंकि ये टोटल जो है हमारा 90, तो ये 90 माइनस आर, और ये 90 घटाएंगे तो ये आर मिलेगा। ठीक, हमें केवल आर का काम है, इसका काम नहीं है। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा एंगल कैसे लिया तो आप कल का वीडियो प्रवर्तन देख सकते हैं, सेम उसी टाइप से है ये। तो ये हमारा आर, ये आई। ठीक, ये आर के सामने V2T, ये आर के सामने क्या V2T, और ये आई के सामने क्या V1T। अच्छा, तो मैंने कहा इसमें कि हमें स्नेल के नियम जो आता है अपवर्तन में, किरण वाले में, उसमें विलंब आपतित और अपवर्तित एक ही तल में होते हैं, जो कि यहाँ पे है भी एक ही तल में। थोड़ा सा इसको बदलेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें तो स्नेल का नियम भी दिखाना है, कोण साइन आई बटा साइन आर n2 बटा n1 होना चाहिए, तभी हम स्नेल के नियम की व्याख्या करेंगे। और जब ये उसकी व्याख्या करेगा तभी हम कहेंगे कि हाँ हाइगेन का नियम, जो हाइगेन का सिद्धांत है वो अपवर्तन की भी व्याख्या करता है। ठीक, तो मैंने कहा यहां से कि अगर मैं साइन आई का मान निकालता हूं, किसका मान निकालता हूं, साइन आई का, इसका, तो साइन आई के सामने लंब V1T, कर्ण, तो 90 के सामने कर्ण mm डैश, यानी कि mm डैश कर्ण है, ये 90 के सामने कर्ण। साइन आर अगर मैं निकालता हूं तो V2T, क्योंकि साइन आर के सामने ये लंब, बटा mm डैश, क्योंकि 90 के सामने ये कर्ण। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर V1T mm डैश V2T mm डैश। ठीक, टी से टी खत्म। तो ये हुआ क्या, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर V2, V1 बटा क्या मिला हमें, V2 मिला, V1 बटा क्या मिला, V2 मिला। साइन आई को जब हमने भाग दिया साइन आर से, तो साइन आई बटा साइन आर, ये V1T बटा mm डैश और ये V2T mm डैश, जब इनको डिवाइड किया तो V1 बटा V2 निकल कर आया। लेकिन हमें तो स्नेल के नियम क्या कहता है कि साइन आई बराबर में बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1, या सिंपल में n, ये कहता है हमें। अच्छा, हमें ये लाना है, तो मैंने कहा V1 बटा V2 तो आया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, थोड़ा सा ये भी हमें याद है कि चूंकि V बराबर में C बटा n होता है, V बराबर में C बटा n, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा, ये हमें मालूम है। V बराबर में C बटा कितना, n। अच्छा, ये कहेंगे कैसे कह दिया मैंने, मैं कहूंगा मान लीजिए जो वायुमंडल है उसका निर्वात का अपवर्तनांक कितना मानते हैं, 1, वायु का अपवर्तनांक 1, जो आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 यहाँ पे 1 रखेंगे, सोचिए अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो C V के बराबर, यानी कि वेग बराबर हो जाएंगे। जैसे ही कांच में प्रकाश प्रवेश करते हैं तो उसका वेग थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कांच का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक बढ़ा तो वेग घटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर में C बटा n, तो V1 बराबर में C तो कांस्टेंट C बटा n1, V2 बराबर में C बटा n2, ये हमें मालूम है।
तो मैंने कहा कि V1 का मान हमें मालूम है, V2 का मान मालूम है, तो करना क्या है इसमें कि थोड़ा सा इस वाले समीकरण में, यानी कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 की वैल्यू क्या है, तो C बटा N1, तो C बटा N1, V2 की तो C बटा N2, C से C खत्म, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या कहता है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1, स्नेल का नियम भी तो यही है, यानी कि स्नेल का नियम भी ये आता है, और जब इसको हमने प्रूव किया तो ये भी इसने सही दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइगेन्स का सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है, क्योंकि स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1, इसको भी सोल्व किया तो साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1 दोनों तरफ से आया, यानी कि ये हाइगेन का सिद्धांत इस अपवर्तन की व्याख्या करता है।